हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अकेली क्लास ही काफ़ी है आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। चलिए भाई क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में हमेशा की तरह फर्स्ट पोर्शन में कवर करेंगे वोकैब, डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहती है और ये सारी की सारी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में यही वर्ड्स आपको एज इट इज़ देखने को मिलते हैं। आगे हम करते हैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई वर्ड्स हैं क्या। आगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी मिल जाएंगे और इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इस एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं, जो आपकी वोकैब की तैयारी को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। सेकेंड पोर्शन में कवर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल लेंगे और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और आपको अनसीन पैसेजेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और फिर आप उनको ईजिली टैकल कर सकते हैं। आगे हम कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर के एमसीक्यूज करेंगे, बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट पर। बिल्कुल वही पैटर्न रहता है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। आप जब इनको सोल्व करोगे आपको लगेगा आप क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी प्रैक्टिस है। थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लोज टेस्ट एंड PQRS यानी कि पैराजम्पल, और ये आजकल एग्जाम में बहुत आ रहे हैं भाई और ईजी नहीं है इनको करना। बहुत सारे मार्क्स इसमें आप गंवा बैठते हैं। तो अगर मेरे साथ में आप कुछ ट्रिक्स लगाएंगे और साथ में डेली बेसिस पर जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये चीज़ें आसान हो जाएंगी और फिर इस पोर्शन में भी, इन दोनों में क्लोज टेस्ट और PQRS में भी आप अपने फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आगे हम कवर करते हैं ट्रिकी MCQs प्रैक्टिस। फोर्थ पोर्शन है, सबसे लास्ट पोर्शन है। लास्ट में हम करते हैं ट्रिकी MCQs प्रैक्टिस। ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ी है ये सब हम यहाँ पर MCQs के साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं। हल्के हल्के MCQs होते हैं ट्रिकी। उसके बाद जब हम इनको प्रैक्टिस करते हैं तो भाई आज जितना पढ़ा है सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली रट जाता है, आपकी फिंगर टिप्स पर ये सारी वोकैब आ जाती है। ये सारे बेनिफिशरीज हैं SSC के जितने एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो CGL की तैयारी करते हो, CPO, CHSL, स्टेनो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे NDA या CDS, और अगर आप UPSC एस्पिरेंट्स भी हैं तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अकेली क्लास आपको कितना कुछ दे सकती है, कितना कुछ मिलता है भाई। पहला तो आपका वोकैब कवर हो जाता है, सेकंड यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कवर होता है, थर्ड यहाँ पर आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, फोर्थ यहाँ पर भाई साहब आप क्लोज टेस्ट कर लेते हो, फिफ्थ यहाँ पर आप पढ़ लेते हो PQRS, सिक्स यहाँ पर ट्रांसलेशन होती है और सेवन एक अच्छी खासी डेली बेसिस पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो भाई इतना सब कुछ एक सिंगल क्लास में 40 से 50 मिनट में हो जाता है। तो ये अपने आप में क्लास भी है और एक प्रैक्टिस सेट भी, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चंस हैं 10 के आसपास। तो एडिटोरियल, ग्रामर और ये PQRS और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस हो जाते हैं और लगभग 25 के आसपास हो जाते हैं आपके वोकैब के। तो लगभग 35 क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पर जब अटैम्प्ट करते हो और हर चीज़ एक एक चीज़ यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, कुछ भी फालतू का नहीं पढ़ाया जाता। आप खुद चेक करना कि भाई सारा कुछ एग्जाम ओरिएंटेड ही मिलेगा। ऑलराइट, तो इसको डेली बेसिस पर सुबह में हो जाती है क्लास 8 बजे, मॉर्निंग में ही लगा लिया करें। चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास को। और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। वोकैबुलरी आज का पहला वर्ड है असर्शन। नाउन होता है दावा या फिर कथन, एक कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और बिलीफ। भाई कोई फैक्ट है, कोई बिलीफ है, उसका एक कॉन्फिडेंट मतलब पूरे जोश के साथ में, पूरे हिम्मत के साथ में अगर आप फोर्सफुल तरीके से एक स्टेटमेंट कर रहे हो, किसी चीज़ को दावा कर रहे हो, किसी अपनी बात को रख रहे हो, उसको बोलते हैं असर्शन। हर असर्शन दैट द अर्थ इज वार्मिंग इज सपोर्टेड बाय एविडेंस। उसका असर्शन यानी कि उसका दावा है कि जो अर्थ है ना वो वार्म हो रही है, गर्म हो रही है, तो वो किस चीज़ से सपोर्ट है? एविडेंस से। मतलब वो एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ इस बात का दावा कर रही है कि भाई अर्थ वार्म हो रही है, गर्म हो रही है। असर्शन यानी कि क्लेम, डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे डिक्लेरेशन को। एक तरफ तो भाई दावा करा जा रहा है, कथन करा जा रहा है, क्लेम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसका उल्टा एंटोनिम रहेगा डिनायल, रेफ्यूटेशन और क्वेश्चन। रेफ्यूटेशन मतलब रिफ्यूट करना, खारिज कर देना किसी चीज़ को, ठीक है, रिफ्यूट इसमें वर्ड है। तो रिफ्यूटेशन यानी कि किसी चीज़ का खारिज करना। ऑलराइट, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। रेफ्यूटेशन को मार्क भी कर लेंगे। अगला वर्ड है ओवरराइड। वर्ब होता है और इसका मतलब होता है रद्द करना, निरस्त करना, यानी कि कैंसिल कर देना, रिपील कर देना किसी चीज़ को। टू यूज़ अथॉरिटी टू रिजेक्ट और कैंसिल अ डिसीजन। भाई आप अपनी अथॉरिटी का यूज़ कर रहे हो, अपनी पावर का यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ को रिजेक्ट करने में, कैंसिल करने में किसी एक डिसीजन को, तो उसको बोलते हैं ओवरराइड।
द मैनेजर डिसाइडेड टू ओवरराइड द सुपीरियर्स ऑर्डर। सुपीरियर यानी कि जो उसका सीनियर होता है, सीनियर को बोलते हैं सुपीरियर। तो सुपीरियर का कोई ऑर्डर था, सीनियर का ऑर्डर था, मैनेजर ने डिसाइड करा कि वो उसको ओवरराइड कर देगा, यानी कि उसको कैंसिल कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ओवर रूल, कैंसल और नल्लीफाई। ठीक है, नल्लीफाई बहुत अच्छा वर्ड है, लीगल वर्ड है, इसको याद कर लेंगे और मार्क करके इसको एक अलग से नोटबुक में लिख लेंगे। नल्लीफाई का मतलब होता है कैंसिल करना, वही सेम है, लेकिन एग्जाम में आया है कई बार, तो इसको लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओवर रूल भी आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पर। एक तरफ तो रद्द करा जा रहा है, निरस्त करा जा रहा है, दूसरी तरफ अप्रूव कर रहे हैं। रेटिफाई और एंडोर्स, ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। इन तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ को सहमति देना। रेटिफाई को मार्क करो और एंडोर्स को भी मार्क करो। नेक्स्ट अगला वर्ड है कॉन्सिक्वेंशियल, एडजेक्टिव होता है परिणाम स्वरूप या फिर महत्वपूर्ण। कोई चीज़ फॉलोइंग एज ए रिजल्ट या फिर सिग्निफिकेंट, कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर किसी चीज़ का एक परिणाम निकल के आ रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल। हिज इंजरी हैड कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स ऑन हिज करियर। किसी की इंजरी हो गई, किसी को एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उसको इंजरी हो गई, उसकी कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो गया, बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो गया, उसकी इंजरी के कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स हैं उसके करियर पर। कॉन्सिक्वेंशियल क्या भाई, इंजरी के कुछ परिणाम निकलेंगे, उसके इफेक्ट्स पड़ेगा उसके करियर पर, तो कॉन्सिक्वेंशियल मतलब किसी चीज़ का परिणाम स्वरूप। सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट और सब्सटेंशियल, ये तीन हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप सिग्निफिकेंट मार्क करो, सब्सटेंशियल भी मार्क करो। इंपॉर्टेंट का तो पता होगा, एक तरफ तो भाई सिग्निफिकेंट है तो इसका उल्टा तो सीधा हो गया इनसिग्निफिकेंट। ट्राइवल यानी कि मामूली सा और माइनर यानी कि छोटा सा। मार्क करो ट्राइवल को, एग्जाम में कई बार आया भाई ट्राइवल, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट अगला वर्ड है डिस्क्रिशन, नाउन होता है विवेक या फिर निर्णय क्षमता को बोलते हैं डिस्क्रिशन। द फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए, उस फ्रीडम को बोलते हैं डिस्क्रिशन, यानी कि विवेक बोल सकते हो आप अपनी बुद्धि के हिसाब से जो निर्णय ले रहे हो उस चीज़ को बोलते हैं डिस्क्रिशन। द टीचर यूज्ड हर डिस्क्रिशन, टीचर ने क्या यूज़ करा, अपने विवेक का यूज़ करा है टू गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर द टेस्ट, कि भाई टेस्ट के लिए वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देगी। हर है ना, तो यहाँ पर फिर फीमेल है ये टीचर। तो टीचर ने यूज़ करा अपना डिस्क्रिशन, यानी कि अपना विवेक, अपनी निर्णय क्षमता। जजमेंट बोल सकते हो आप, प्रूडेंस बोल सकते हो और कॉशन, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क कर सकते हैं आप इसमें से प्रूडेंस को, अच्छा वर्ड एग्जाम में आया भी है कई बार। एक तरफ तो विवेक है, जजमेंट है, प्रूडेंस है, कॉशन है, निर्णय क्षमता है। दूसरी तरफ केयरलेसनेस, रेकलेसनेस, लापरवाही और इनडिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा इनडिस्क्रिशन, केयरलेसनेस और रेकलेसनेस। इसमें से आप रेकलेसनेस को मार्क कर सकते हैं। अगला वर्ड रेमिट, वर्ब होता है भेजना या फिर माफ़ करना, किसी चीज़ को भेजना। और टू सेंड, और खास तौर पर क्या, मनी एज ए पेमेंट, या फिर कैंसिल करना या रेफरेन करना फ्रॉम एग्जैक्टिंग। माफ़ कर देना किसी चीज़ को, कैंसिल कर देना, रेफरेन करना, बचना, उसको बोलते हैं रेमिट करना। द कोर्ट डिसाइडेड टू रेमिट द फाइन कंसिडरिंग हिज सर्कमस्टांसिस। कोर्ट ने डिसाइड करा है कि वो रेमिट कर देगा। कोर्ट ने क्या डिसाइड करा है कि भाई कोर्ट रेमिट करेगी किस चीज़ को, फाइन को, किसी के ऊपर फाइन लगा हुआ होगा। कंसिडरिंग हिज सर्कमस्टांसिस, उसकी सर्कमस्टांसिस, उसकी परिस्थिति को, भाई कोई व्यक्ति होगा, गरीब होगा, उसके ऊपर कुछ फाइन लगा हुआ होगा, कोर्ट में आया, उसने हाथ जोड़कर कोर्ट से विनती करी जज साहब से कि भाई मेरा फाइन जो है उसको आप रेमिट कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो कोर्ट ने डिसाइड करा है कि वो रेमिट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल, एब्जॉल्व और सेंड तीनों होते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे एब्जॉल्व को, एक तरफ तो भाई कैंसिल करा जा रहा है ना, या फिर कोई चीज़ भेजने को भी बोलते हैं, रेमिट करना, पैसा भेजना। दूसरी तरफ एक तरफ कैंसिल करा, दूसरी तरफ डिमांड किया है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा, डिमांड। एग्जैक्ट करना और इम्पोज करना, इम्पोज यानी कि लगाना, इम्पोज को मार्क करो। अगला वर्ड है ट्रांसेंड, वर्ब होता है पार करने को या फिर श्रेष्ठ होने को बोलते हैं ट्रांसेंड करना। टू गो बियॉन्ड लिमिट्स, लिमिट्स को पार कर जाना, सरपास करना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं ट्रांसेंड करना। हिज म्यूजिक ट्रांसेंड्स कल्चरल बाउंड्रीज, उसका जो म्यूजिक है ना वो क्रॉस कर गया है, ट्रांसेंड कर गया, यानी कि क्या, कल्चरल बाउंड्रीज को सरपास करना, एक्सीड कर गया और आउटशाइन हो गया। ठीक है, आउटशाइन। तो ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप मार्क क्या कर सकते हो, सरपास को मार्क कर सकते हैं और आउटशाइन भी ठीक है, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। एक तरफ तो पार कर गया, आगे बढ़ गया, उससे ऊपर हो गया किसी चीज़ से। दूसरा फॉल बिहाइंड, दूसरी साइड में क्या हो रहा है, फॉल बिहाइंड यानी कि पीछे रह गया, फेल कर गया और लूज कर गया, हार गया। तो ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ट्रांसेंड के सिनोनिम देख लेंगे, उसी से आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट अगला वर्ड है ओवरटर्न, वर्ब होता है पलटने को या फिर उलटने को बोलते हैं ओवरटर्न करना। टू रिवर्स अ डिसीजन और जजमेंट, कोई एक जजमेंट आया है, कोई एक डिसीजन आया था, उसको ओवरटर्न कर दिया, उसको पलट दिया, यानी कि उसको रिवर्स कर दिया। द कोर्ट ओवरटर्न द प्रीवियस रूलिंग,
पहली कोई रूलिंग थी उसको ओवरटर्न कर दिया, यानी कि उसको रिवर्स कर दिया, अब नया कुछ आ गया है। रिवर्स करना, अपसेट करना और रिवोक करना, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे रिवोक को, और रिवर्स और अपसेट का आपको पता है। एक तरफ तो भाई पलटा है, यानी कि उसको खारिज करा है, दूसरी तरफ अपहोल्ड यानी कि सपोर्ट करा है, यानी कि रेटिफाई किया। तो रेटिफाई को आप मार्क कर सकते हैं, और सपोर्ट का तो पता है यार, अपहोल्ड, अपहोल्ड कर लो मार्क, ये भी अच्छा वर्ड है। अपहोल्ड का मतलब ही होता है सपोर्ट करना। अगला वर्ड है एजेंस, नाउन होता है, सार या फिर मूल भाव को बोलते हैं एजेंस। द बेसिक नेचर और क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की नेचर, बेसिक नेचर या फिर क्वालिटी है, उसको बोलते हैं एजेंस। आपने कभी क्या छिपिया होगा आपने, मैंगो के जो आते हैं ड्रिंक्स वगैरह, जैसे कि माज़ा हो गया या फिर फ्रूटी, उसमें क्या रहता है, उसमें मैंगो थोड़ी ना रहता है, उसका एजेंस होता है, उसका बस केवल मूल भाव, बेसिक नेचर रहती है, क्वालिटी रहती है बस खाली, असली मैंगो नहीं होता उसमें, उसमें केवल एजेंस होती है उसकी। कंपैशन इज द एजेंस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, तो कंपैशन क्या है, एजेंस है, सार है, यानी कि उसकी मूल भाव है, फ्रेंडशिप के अंदर कंपैशन तो होना ही चाहिए। कोर है, नेचर और सब्सटेंस, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई सार है, मूल भाव है, कोर है एकदम, दूसरी तरफ एक्सटीरियर, बाहर की चीज़ है, आउटसाइड, और सुपरफिशियलिटी है, यानी कि दिखावट है, बनावट है, ठीक है। ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है सबवर्ट, वर्ब होता है कमज़ोर करना या फिर गिराना। टू अंडरमाइन द पावर और अथॉरिटी ऑफ समथिंग, किसी की पावर को कम कर देना, उसको बोलते हैं सबवर्ट करना। दे अटेम्प्टेड टू सबवर्ट द गवर्नमेंट, उन्होंने क्या अटैम्प्ट करा है कि वो सबवर्ट करेंगे गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करी होगी, उसकी पावर को कम करने की कोशिश करी गई होगी। अंडरमाइन, ओवरथ्रो और डी स्टेबलाइज, भाई स्टेबलाइज यानी कि स्थिर है, लेकिन उसको डी स्टेबलाइज कर दिया, कहीं ना कहीं उसको हिला डुला दिया। ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। ओवरथ्रो करना, उखाड़ के फेंकना चीज़ों को, अंडरमाइन, ठीक है, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे सपोर्ट करना, भाई एक तरफ तो गिरा रहे हो सरकार को, कमज़ोर कर रहे हो, दूसरी तरफ सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत करना, और बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब क्या है, किसी चीज़ को मजबूत करना, बोल्स्टर को मार्क करेंगे। अगला वर्ड है अनसब्सटेंशिएटेड, एडजेक्टिव होता है अप्रमाणित, असिद्ध, नॉट सपोर्टेड बाय प्रूफ और एविडेंस। भाई सब्सटेंशिएटेड क्या होता है, सब्सटेंशिएटेड होता है कि भाई उसके प्रमाण हैं, उसके प्रूफ हैं, लेकिन अब अनसब्सटेंशिएटेड क्या होगा कि भाई उसका कोई प्रमाण नहीं है, बस कथाकथित रूप से हैं चीज़ें। द एक्यूजेशन रिमेन्ड अनसब्सटेंशिएटेड, एक्यूजेशन यानी कि जो आरोप लगे हैं किसी व्यक्ति पर, वो रिमेन, वो कैसे रहे, अनसब्सटेंशिएटेड, यानी कि उसमें कोई एविडेंस ही नहीं मिले। अनप्रूवन यानी कि प्रूव नहीं हुए, अनसपोर्टेड उसको सपोर्ट नहीं करा गया किसी एविडेंस के द्वारा, और बेसलेस है मतलब आधार ही नहीं है उनका कुछ। तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई अनप्रूवन रह गए, तो इसका उल्टा तो प्रूवन हो गया, अनसपोर्टेड का सपोर्टेड हो गया, और अनसब्सटेंशिएटेड का डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा सब्सटेंशिएटेड, ठीक है, मार्क कर सकते हो सब्सटेंशिएटेड को। नेक्स्ट अगला वर्ड है ट्रेजेक्ट्री, नाउन होता है पथ या फिर प्रक्षेप पथ, एक पथ, एक पाथ है। देखो अच्छा देखो, इंग्लिश में भी पथ पथ होता है और हिंदी में भी, तो पथ और पाथ, ठीक है, देखो कैसे मैच हो ना दोनों चीज़ें, पथ और पाथ। तो द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू स्पेस, ऐसा कम ही मिलता है यार देखने को कि हिंदी और इंग्लिश के दोनों मीनिंग सेम होते हैं, पथ एंड पाथ। द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू स्पेस, भाई एक पाथ से कोई चीज़ अगर बार बार गुजर रही है, ऐसे ये गुजरा फिर इसमें गुजरनी शुरू हो गई, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, पाथ बन जाएगा, और ये क्या, एक ट्रेजेक्ट्री होता है ये। द मिसाइल्स ट्रेजेक्ट्री वॉज केयरफुली कैलकुलेटेड, तो मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है, यानी कि जो उसका पाथ है, उसका जो रास्ता है, केयरफुली उसको कैलकुलेट किया गया है। पाथ, रूट या फिर कोर्स, ये तीन हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई ट्रेजेक्ट्री है, यानी कि उससे बार बार चीज़ें गुजर रही हैं, पाथ बन चुका है, एक पूरा रूट है। दूसरी तरफ अच्छा, आसमान में आपने देखा होगा, आकाश में हवाई जहाज उड़ते हैं, आपने कभी देखा होगा कि आपकी छत के ऊपर की साइड से एक सर्टेन जगह है, एक लाइन है, एक रूट है, वहीं से जाते हैं सारे प्लेन्स, उधर से ही जाते हैं, तो क्या है वो एक उनका ट्रेजेक्ट्री है, उनका पाथ है, उनका रूट है। रैंडमनेस, दूसरी तरफ इसका उल्टा रहेगा रैंडमनेस, यानी कि कहीं से भी हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है, और एमलेसनेस, भाई किधर की तरफ भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी, इधर से भी, लेकिन अगर एक ही जगह से बार बार जा रहा है तो वो क्या है, वो ट्रेजेक्ट्री है, उसका रूट है। रियल्म, नाउन होता है क्षेत्र या फिर साम्राज्य को बोलते हैं रियल्म, अ फील्ड और डोमेन ऑफ एक्टिविटी और इंटरेस्ट, कोई एक फील्ड है, कोई एक डोमेन है, किसी एक एक्टिविटी का, किसी एक इंटरेस्ट का है, उसको बोलते हैं रियल्म, यानी कि क्षेत्र या फिर साम्राज्य। हिज एक्सपर्टाइज लाइज इन द रियल्म ऑफ फिजिक्स, उसकी जो विशेषज्ञता है, एक्सपर्टाइज है, वो किस चीज़ में है, इन द रियल्म ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के फील्ड में वो अच्छी एक्सपर्टाइज रखता है, विशेषज्ञता रखता है, मतलब क्या, फिजिक्स का अच्छा खासा स्कॉलर रहा होगा वो। डोमेन बोल सकते हो उसके सिनोनिम्स स्फीयर और टेरिटरी, ये तीनों जाते हैं इसके
सिनोनिम्स मार्क करेंगे आप डोमेन को। फील्ड, वही फील्ड मतलब होता है इससे। तो डोमेन हो गया इसका स्फीयर और टेरिटरी, ये दोनों तो पता होगा आपको। एक तरफ तो भाई डोमेन है, उसका फील्ड है यानी कि उसके अंदर आता है, उसके दायरे में आता है। दूसरा दायरा भी इसका हिंदी में एक मीनिंग हो सकता है। दूसरा एक्सटीरियर यानी कि बाहर का है, आउटसाइड, और बियन, बियन यानी कि परे है किसी चीज़ से। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। वर्ड्स कंप्लीट हुए, अब हम करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। और अगर आपको मेरा समझाए हुए सारे वर्ड्स समझ में आ रहे हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है आपको, तो अभी के अभी वीडियो को जितने बच्चे देख रहे हैं सारे के सारे लाइक करेंगे। पहला इडियम है विदाउट राइम एंड विदाउट राइम और रीज़न, बिना किसी कारण के, विदाउट एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। विदाउट राइम एंड रीज़न, ना तो उसका कोई राइम बन रही है ना कोई रीज़न बन रहा है, मतलब क्या, ना उसका कोई सार है, किसी रीज़न के बिना कोई चीज़ करी जा रही है। विदाउट एनी लॉजिक, उसको बोलते हैं विदाउट राइम और रीज़न। ही लेफ्ट द मीटिंग विदाउट राइम और रीज़न, उसने मीटिंग छोड़ दी बिना किसी राइम और रीज़न यानी कि बिना किसी रीज़न के, बिना कारण के, अकारण। होल्ड वाटर, ये तो पता होगा, तर्कसंगत होना, टू बी वैलिड और साउंड इन रीजनिंग। होल्ड वाटर का भी सेम मीनिंग है, विदाउट एनी राइम एंड रीजन था। होल्ड वाटर भी वैसा है कि उसका कुछ रीजन होना, उसका कुछ लॉजिक होना किसी चीज़ का। हिज थ्योरी डजेंट होल्ड द वाटर इन प्रैक्टिस, उसकी जो थ्योरी है ना, उसकी जो थ्योरी है वो, उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। तो डज नॉट होल्ड वाटर यानी कि वो लॉजिकल नहीं है। कैन ऑफ वॉर्म्स, कैन ऑफ वॉर्म्स, वॉर्म्स होते हैं कीड़े, और कैन होती है पूरी एक कैन, भंडार, कैन होती है ना एक कंटेनर। तो कैन ऑफ वॉर्म्स, अगर बहुत सारे कीड़े भरे हुए हैं कैन में, वो आपको मिल जाए तो वो क्या, एक बहुत ही जटिल स्थिति है, एक कॉम्प्लिकेटेड और ट्रबलसम सिचुएशन है कि आपके पास अगर किसी ने कैन भर के पूरी वॉर्म्स यानी कि कीड़े छोड़ दिए, तो ये तो आपके लिए बड़े क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और ट्रबलसम सिचुएशन, जटिल स्थिति। डिस्कसिंग पॉलिटिक्स ओपन अ रियल कैन ऑफ वॉर्म्स, तो डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, किसी ने पॉलिटिक्स की डिस्कशन शुरू किया। कई बार होता है ना कि जब हम राजनीति की बात करने लगते हैं तो हम फंस जाते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं फिर डिस्कशन ख़राब हो जाती हैं और आपस के जो टर्म्स होते हैं हमारे दोस्तों से भी ख़राब हो जाते हैं। तो डिस्कसिंग पॉलिटिक्स ओपन अ रियल कैन ऑफ वॉर्म्स, पॉलिटिक्स डिस्कस करा उसने, और उससे क्या हो गया, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हो गई, रियल कैन ऑफ वॉर्म्स। फॉलो शूट का मतलब होता है अनुसरण करना, टू डू द सेम एज समवन एल्स, मतलब क्या, किसी को सिंपली बोल दो फॉलो करना, फॉलो करने को बोलते हैं फॉलो शूट। ठीक है, स्टार्टिंग में दे रखा है फॉलो शूट यानी कि किसी का सेम, जो चीज़ कोई कर रहा है वैसे ही दूसरे को भी करना। वैन वन कंपनी कट प्राइसेस, जब एक कंपनी ने प्राइसेस को कम किया, कट किया, प्राइस कम करने को बोलते हैं कट प्राइसेस। अदर्स फॉलोड सूट, तो दूसरों ने भी वैसे भी किया, मतलब दूसरों ने उसको, कंपनी को फॉलो किया। एक कंपनी ने रेट घटाए, प्राइसेस घटाए, तो बाकी कंपनीज ने भी अपनी प्राइसेस को घटाया यानी कि उसको सेम फॉलो किया। इडियम्स कंप्लीट हो गए, अब हम करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। बॉइल डाउन टू, इसका मतलब होता है अंततः आकर ठहरना, टू बी रिड्यूस द मेन पॉइंट, घूम फिरकर बाद में एक पॉइंट पर आकर ठहरना, उसी को बोलते हैं बॉइल डाउन टू। द आर्ग्यूमेंट बॉइल्स डाउन टू ट्रस्ट, आर्ग्यूमेंट जो थे, जो बहस चल रही थी, वो बाद में उसमें ट्रस्ट में, भरोसे में ही बदल गई, उसमें तब्दील हुई। बूटअप, कंप्यूटर चालू करने को बोलते हैं बूटअप, कहते हैं ना बूटिंग हो रही है, बूटिंग। तो बूटिंग क्या होता है, बूट करना मतलब स्टार्ट करना, तो स्टार्ट अ कंप्यूटर सिस्टम। प्लीज़ बूट अप द लैपटॉप बिफोर मीटिंग, मीटिंग से पहले आप क्या करेंगे, बूटअप कर लेंगे अपने लैपटॉप को, यानी कि स्टार्ट कर लेंगे। तो मीटिंग तभी तो होगी जब बूटअप हो जाएगा कंप्यूटर, लैपटॉप, तभी तो उसमें वीसी से आप ज्वाइन करेंगे मीटिंग के लिए, ऑनलाइन मीटिंग की बात हो रही है। तो बूटअप करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। ब्रेक अवे, अलग होना, टू सेपरेट फ्रॉम अ ग्रुप, एक ग्रुप से अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, उसको बोलते हैं ब्रेक अवे। द प्रोविंस ट्राइड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द कंट्री, प्रोविंस है कोई रियासत है, उसने क्या काम करा है, ट्राई किया है कि भाई वो कंट्री से अलग हो जाएगी। तो बूट नहीं, ब्रेक अवे, ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना, सेपरेशन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, विफल हो जाना, टू स्टॉप फंक्शनिंग और फेल, भाई कोई चीज़ की फंक्शनिंग रुक गई, खराब हो गई, कोई चीज़ फेल कर गई, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। द कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, तो कार क्या हो गया, हाईवे पर ब्रोक डाउन हो गई यानी कि खराब हो गई। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, एमिजरी नाउन होता है, दूत या फिर प्रतिनिधि को बोलते हैं एमिसरी। अ पर्सन सेंट ऑन अ स्पेशल मिशन, कोई एक व्यक्ति है और उसको स्पेशल मिशन पर भेजा गया है, उसको बोलते हैं एमिसरी। जैसे हमारे एस जयशंकर साहब हैं, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं, तो वो कई बार क्या होता है, बहुत सारी जगहों पर क्या बनकर जाते हैं, एमिसरी बनकर जाते हैं, एक स्पेशल मिशन पर जाते हैं। वैसे ही हमारे बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं जो आईएफएस की सर्विस करते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो आईएफएस के जो हमारे एम्बेसडर हैं,
ठीक है, डिप्लोमेट्स हैं, वो क्या काम करते हैं, वो एक स्पेशल मिशन पर कभी कभी उनको भेजा जाता है, तो वो क्या है, एमिजरी हैं। द किंग सेंट एन एमिजरी टू नेगोशिएट पीस। किंग ने सेंड करा है एक एमिजरी यानी कि अपना दूत भेजा है नेगोशिएट करने के लिए पीस यानी कि शांति को। अगला वर्ड है रेथ, नाउन होता है, माला को बोलते हैं रेथ, अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स और लीव्स। एक माला होती है ना मनकों की या फिर किसी फूल की या किसी भी चीज़ की बनी हुई एक माला होती है, ठीक है, इस टाइप से, तो राउंड होती है ये, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, रेथ बोलते हैं, माला। दे लेड अ रेथ एट द मेमोरियल, तो उन्होंने क्या रखा है, रेथ यानी कि माला को एक मेमोरियल पर रखा है, किसी के मकबरे पर या फिर किसी की समाधि पर रखा है, ठीक है। कई बार होता है ना, मोदी जी वगैरह भी जाते हैं, जैसे गांधी जी की समाधि पर गए कहीं पर, या तो वहाँ पर क्या रखते हैं वो इसको ले जाकर, इस टाइप की वो रहती है माला, रेथ, उसको रखते हैं वहाँ पर जाकर। एब्सोल्यूशन, नाउन होता है, क्षमा या फिर फॉर्मल रिलीज ऑफ फ्रॉम गिल्ट और पनिशमेंट। मतलब इसका सीधा सा है, जैसे होता है ना पाप हो गया कोई तो उसका प्रायश्चित होता है, उसको बोलते हैं, मतलब कि अपने आप को शुद्धिकरण करना, अपने जो पाप थे उनको धुल लेना, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूशन, ठीक है जी। तो द प्रीस्ट ग्रांटेड हिम एब्सोल्यूशन फॉर हिज सिंस, ठीक है जी। कल या परसों में एक वर्ड पढ़ाया था एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन पढ़ाया था आपको। एब्ल्यूशन क्या होता है, धार्मिक स्नान। तो जब व्यक्ति गंगा में एब्ल्यूशन ले लेता है, जब गंगा में स्नान कर लेता है, धार्मिक स्नान हो गया, उसके बाद क्या हो जाता है, वो एब्सोल्यूशन हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये मतलब एक थ्योरी है, एक ऐसा माना जाता है। तो एब्सोल्यूशन क्या है, एब्सोल्यूशन मतलब अब सोल्यूशन हो गया, उसके सारे जो भी गलत काम करे थे अब उनका सोल्यूशन हो गया, एब्सोल्यूशन हो गया, मतलब कि पाप उसके धुल गए। द प्रीस्ट ग्रांटेड हिम एब्सोल्यूशन फॉर हिज सिंस। तो किसी ने कोई पाप किए थे और प्रीस्ट जो है, जो पुजारी है, उसने क्या कर दिया, उसको एब्सोल्यूशन कर दिया, उसके पापों से मुक्त कर दिया। कितना ईजी है यार, पाप को धुलना है, प्रीस्ट ही कर दे रहे हैं। आइकोनोक्लास्ट, नाउन होता है, परंपरा विरोधी, अ पर्सन हु अटैक्स चेरिस्ड बिलीफ्स और ट्रेडिशन। एक ऐसा पर्सन है जो चेरिस्ड बिलीफ थे, जो पहले से विचार और जो परंपराएं चलती आ रही थी, जो ट्रेडिशंस चलते आ रहे थे, उनको अटैक करेगा, उनके विरोध में जाएगा, उनको फॉलो नहीं करेगा और उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उस व्यक्ति को बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। ही वॉज एन आइकोनोक्लास्ट हु चैलेंज्ड रिलीजियस नॉर्म्स। वो क्या है, एक आइकोनोक्लास्ट है, यानी कि परंपरा विरोधी है, जो चैलेंज करता है रिलीजियस नॉर्म्स को, बहुत सारे जो धार्मिक तरीके के जो नॉर्म्स बनाए हुए हैं उनको करता है वो चैलेंज। तो आइकोनोक्लास्ट कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। आज का टाइटल है एड एंड एडवाइस, एड यानी कि हेल्प और एडवाइस यानी कि सलाह, ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स असेंबली मेंबर नॉमिनेशंस। जम्मू कश्मीर के ऊपर है और जो LG जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की असेंबली मेंबर नॉमिनेशंस के बारे में भी बात चल रही है कि भाई LG जो है वो नॉमिनेट करेगा मेंबर्स को असेंबली में, उसके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। LG's nominations without government nod could undermine Jammu and Kashmir's electoral process। जो LG का नॉमिनेशन है विदाउट गवर्नमेंट नोट, नोट का मतलब होता है सहमति, तो सरकार की सहमति के बिना जब LG नॉमिनेट करेगा मेंबर्स को जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो वो क्या करेगा, वो अंडरमाइन करेगा, वो चीज़ों को कमज़ोर करेगा, इलेक्टोरल प्रोसेस को। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अच्छा यहाँ पर कुड अंडरमाइन आया है, तो कुड क्या है, मॉडल, और मॉडल के साथ में हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल के दो ही तरीके हैं, या तो मॉडल आएगा तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर मॉडल आएगा तो फिर उसके साथ में बी आएगा तब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है जी। तो ये हो गया। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि हमारा गृह मंत्रालय, अजर्शन, उसकी जो अजर्शन थी, उसका जो दावा था टू द जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, उन्होंने दावा किया कि भी जो LG है ना, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, he can nominate 5 assembly members without the aid and advice of the elected government, overrides democratic accountability। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एजर्शन, उनका दावा कि भाई जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि LG जो है वो नॉमिनेट कर सकता है 5 असेंबली मेंबर्स को, यानी कि 5 MLAs को वो नॉमिनेट कर सकता है LG, बिना किसी एड एंड एडवाइस, बिना किसी सलाह या मशवरे के, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसके बिना सलाह मशवरे के कर सकता है। तो ये जो अजर्शन है ये ओवरराइड करता है, ये कमज़ोर करता है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को। ओवरराइड्स सिंगुलर है, ठीक है, और ये सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है ये ओवरराइड्स। इसका आप मुझे सब्जेक्ट बता दो, ये किसके लिए आया, इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए आया, इलेक्टेड गवर्नमेंट ओवरराइड्स, एडवाइस के लिए आया, यहाँ पर असेंबली के लिए आया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए आया, यूनियन होम मिनिस्ट्री के लिए आया, किसके लिए आया, या फिर हाई कोर्ट के लिए आया, किसी के लिए नहीं आया, ये आया है एजर्शन। सब्जेक्ट है यहाँ पर, अगर एक वर्ड में बताऊँ
तो सब्जेक्ट है यहाँ पर एजर्शन। ये जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो अजर्शन है, असली बात क्या है, अजर्शन, वो अजर्शन क्या करती है, अब आगे उसको बता दिया कि भाई ये अजर्शन है कि भाई हाई कोर्ट में उसने बताया लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो क्या करेंगे, मैम नॉमिनेट करेंगे, ये सारी बातें इसके एक्सप्लेन किया कि भाई एजर्शन क्या है, कि ये वाली बात सारी एजर्शन है। लेकिन एजर्शन क्या करती है, ओवरराइड करती है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को। तो एक वर्ड में अगर सब्जेक्ट बताऊं तो एजर्शन इसका सब्जेक्ट है। Consequential decisions such as nominating members who have voting rights in an elected assembly must flow from democratic mandate, not administrative discretion. कह रहे हैं कि जो कॉन्सिक्वेंशियल डिसीजंस हैं सच एज नॉमिनेटिंग मेंबर्स, जैसे कि आप नॉमिनेटिंग मेंबर्स हैं कि भाई वो नॉमिनेट करेगा, हु हैव वोटिंग राइट्स इन एन इलेक्टेड असेंबली मस्ट फ्लो फ्रॉम डेमोक्रेटिक मैंडेट। तो ये जो चीज़ें हैं डेमोक्रेटिक मैंडेट के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से होनी चाहिए थी, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन की वजह से। डिस्क्रिशन क्या होता है, एक कार्य करने की क्षमता होती है, निर्णय लेने की एक क्षमता होती है, उसको बोलते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ना करवाकर इसको आप इलेक्टेड असेंबली के तरीके से जैसे चीज़ें हो रही थी वैसे चलती रहती तो ज़्यादा बेटर था। द हाई कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन कुड नॉट बी मोर डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पर मस्ट के साथ में यहाँ पर फ्लो आया है, तो मैंने पहले ही बताया ऊपर मस्ट मॉडल है, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। द हाई कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नाउन होता है और नाउन के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन संवैधानिक सवाल है। कुड नॉट बी मोर डायरेक्ट, और ज़्यादा डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो हाई कोर्ट का सवाल बताएगा कि भाई हाई कोर्ट ने क्या पूछा। हाई कोर्ट ने पूछा डू द 2023 अमेंडमेंट्स टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट allowing the LG to nominate 5 assembly members which have the potential of converting the minority government into a majority government and vice versa violate the constitution's basic structure। कह रहा है कि जो 2023 के जो अमेंडमेंट्स थे, हाई कोर्ट ने पूछा कि जो 2023 के जो अमेंडमेंट्स करे थे आपने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, जो कि अलाउ करता है LG को नॉमिनेट करने से 5 मेंबर्स असेंबली के अंदर, विच हैव द पोटेंशियल टू कन्वर्टिंग, और जिसमें क्या है, एक पोटेंशियल है कि भाई वो कन्वर्ट कर सकता है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट को मेजोरिटी गवर्नमेंट में एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी हो सकता है, माइनॉरिटी को मेजोरिटी में बदल सकता है और मेजोरिटी को माइनॉरिटी में बदल सकता है गवर्नमेंट को। ये क्या वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, ये सवाल किया था हाई कोर्ट ने। रादर दैन एड्रेसिंग दिस, इसको एड्रेस करने के बजाय जो मिनिस्ट्री है डेल्व्स इनटू लीगल टेक्निकलिटीज, तो जो मिनिस्ट्री हमारी होम अफेयर्स गृह मंत्रालय है, डेल्व्स इनटू लीगल टेक्निकलिटीज, ये लीगल यानी कि कानूनी जो टेक्निकलिटी है, उसकी जो तकनीकी चीज़ें हैं उसके अंदर डेल्व्स इनटू मतलब उसके अंदर चली गई। इट्स सबमिशन, इट्स यानी कि इसकी हमारे गृह मंत्रालय की सबमिशन, आर्ग्यूज दैट, इन्होंने जो सबमिशन दी, अपनी जो बात रखी, वो ये आर्ग्यू करती है कि भाई नॉमिनेशंस फॉल आउटसाइड द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रेमिट। जो नॉमिनेशंस है ना, ये जो नामांकन है, ये क्या करता है, ये बाहर आता है इलेक्टेड गवर्नमेंट के रेमिट, उसके कार्य क्षेत्र से बाहर आता है। सीमिंगली इनवोकिंग द के लक्ष्मी नारायण वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट फ्रॉम पुदुचेरी while claiming the sanctioned strength includes elected and nominated members। कह रहा है कि भाई ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि भाई नॉमिनेशन जो है ये बिल्कुल जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, जो सरकार जहाँ पर चल रही है, उसके रेमिट से, उसकी चीज़ों से, उसके कार्य क्षेत्र से बिल्कुल बाहर आते हैं। स्विमिंगली इनवोकिंग, और इन्वोक करा कि भाई जो एक के लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, यानी कि एक जजमेंट आया था पुडुचेरी में, जहाँ पर क्लेम करा गया था कि भाई सैंक्शन स्टैंड जो है ना, उसके अंदर इलेक्टेड भी रहेंगे और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी रहेंगे। तो ये पुडुचेरी का एक प्रेसिडेंट, एक एग्जाम्पल उन्होंने रखा। प्रेसिडेंट बताया था आपको, कल बताया था, परसों बताया था, कल या परसों में मैंने आपको बताया था। प्रेसिडेंट का मतलब होता है पुराना एग्जाम्पल, कि पहले कोई एक डिसीजन उसके जैसा हो चुका है, जजमेंट आ चुका है, उसको अभी यहाँ पर कोट किया जा रहा है। इट इवन रेफरेंसेस सेक्शन 12 ऑफ द 1963 यूनियन टेरिटरीज एक्ट वोटिंग प्रोसीजर्स एज जस्टिफिकेशन फॉर बाईपासिंग डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन। कह रहा है कि इट इवन रेफरेंस, और इसमें रेफरेंस दिया गया सेक्शन 12 ऑफ 1963 यूनियन टेरिटरीज एक्ट, यूटी एक्ट का। वोटिंग प्रोसीजर बताया गया कि भाई इसको एक जस्टिफिकेशन दिया गया कि भाई बाईपासिंग डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन, कि इसमें जो है कोई लोकतांत्रिक कंसल्टेशन का कुछ ऐसा वो नहीं है, यहाँ पर प्रावधान पहले से ही है कि ये इलेक्टेड भी हो सकते हैं और नॉमिनेट भी उनको किया जा सकता है। When 5 nominated members could determine government stability in a 119 member assembly, the issue transcends statutory definitions of sanctioned strength। जब ये 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स
डिटरमाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को। अच्छा, आप सपोज करो कितने मेंबर्स हैं टोटल, ऐसे मान लो 120 मेंबर्स हैं, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो, आपको रीज़न समझ में आ जाएगा कि भैया कैसे गड़बड़ हो सकती है, 5 मेंबर से कैसे गड़बड़ हो सकती है। 120 मेंबर्स हैं, मेजोरिटी के लिए कितने चाहिए, 7। किसी एक पार्टी के पास 60 मेंबर्स हैं, ठीक है, और एक पार्टी के पास में कितने मेंबर्स हैं, 55। तो ये क्या हो गया, ये अच्छा किसी के पास 56 है, ऐसे मान लो 56 है, या फिर ऐसे मान लो कि किसी के पास 50, हाँ यहाँ हो ना, किसी के पास 59 है और किसी के पास 50 है, 56। अब ये तो इसको सरकार तो इसकी लगभग बन रही है, तो एक तो एमएलए कहीं से भी ले लेगा, लेकिन ये 56 हैं, ये माइनॉरिटी में, इन दोनों में से माइनॉरिटी कौन हो गई, मेजोरिटी हो गई 59 वाली पार्टी और माइनॉरिटी हो गई 56 वाली। अब अगर 5 मेंबर नॉमिनेट कर देगा एलजी इसके फेवर में, तो 56 ये और 5 ये, तो इसके तो 61 हो गए। तो गवर्नमेंट किसकी बनी, बी की, ये बी है ये ए है, तो ए तो 59 लाने के बाद भी वैसे का वैसा ही रह गया और जो बी है वो 61 उसके हो गए। तो इसका मतलब क्या, तो ये माइनॉरिटी को मेजोरिटी में कन्वर्ट कर सकती है। अब माइनॉरिटी कौन हो गई, अब ये ए वाली जिसकी 59 सीट्स उसने इलेक्ट करके आए हैं वो अब माइनॉरिटी बन गई। तो ये इस तरीके से हो सकता है। द रियल क्वेश्चन इज, तो यही चीज़ बताया है कि भाई जब नॉमिनेटेड मेंबर्स डिटरमिन करेंगे गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को एक 119 मेंबर की असेंबली में, तो इश्यू जो है ना, ये जो मुद्दा है, ये क्या करता है, ये ट्रांसेंड करता है, पार कर जाता है स्टैट्यूटरी डेफिनेशन को, कानूनी डेफिनेशन को, किस चीज़ की, सैंक्शनड स्ट्रेंथ की। भाई एक सैंक्शनड स्ट्रेंथ है ना कि इतने पे मेजोरिटी हो जाएगी, लेकिन जब वो वहाँ पर हो नहीं रही और 5 लोग को उधर करके उसको मेजोरिटी बना दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ तो कर रहा है। The real question is whether any legal framework allowing appointed officials to potentially overturn the people's electoral verdict violates the democratic essence of the constitution। कह रहे कि असली सवाल जो है वो ये है, क्वेश्चन क्या होता है, नाउन होता है और नाउन के एक्स्ट्रा में ऑप्शन दे रहा है रियल। क्वेश्चन कैसा है, रियल है, तो ये क्या हो गया, ये एक एडजेक्टिव है। रियल क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या वेदर एनी लीगल फ्रेमवर्क, क्या एक कानूनी फ्रेमवर्क अलाउ करता है अपॉइंटमेंट को, किस चीज़ की, ऑफिशियल्स की, पोटेंशियली ओवरटर्न, क्या ये सच में ओवरटर्न कर देगा, क्या ये सच में पलट देगा चीज़ों को, पीपल का जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट दिया, जो लोगों ने जनादेश दिया, जो वर्डिक्ट दिया पूरे गवर्नमेंट को कि भाई हम इस सरकार को चाहते हैं, तो लोगों का वर्डिक्ट ही तो आता है, वो फैसला ही तो आता है जनादेश का, वो क्या वॉयलेट करेगा डेमोक्रेटिक एजेंस को, कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं हो जाएगा। द अमेंडमेंट्स इंसर्टेड सेक्शन 15A and 15B into the 2019 Act allowing the LG to nominate 2 Kashmiri migrants, including 1 woman and 1 from Pakistan-occupied Jammu and Kashmir community, besides the existing power to nominate 2 women if inadequately represented in the elected assembly। कह रहा है कि भाई द अमेंडमेंट्स, ये जो अमेंडमेंट्स है, इंसर्टेड सेक्शन 15A और 15B के अंदर इंसर्ट करा गया अमेंडमेंट में, इनटू द 2019 एक्ट। जो 2019 एक्ट था उसके अंदर 2 अमेंडमेंट करे गए, 15A और 15B सेक्शन में लगा दिया गया इनको, ए और बी को। अलाउ करता है एलजी को नॉमिनेट करने के कि भाई वो 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को नॉमिनेट कर सकता है, उसमें से एक वुमन होनी चाहिए, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है हमारा, वहाँ जो पाकिस्तान के कब्जे में है, एक मेंबर वहाँ से होना चाहिए उस कम्युनिटी से, बिसाइड्स द एग्जिस्टिंग पावर टू नॉमिनेट 2 वुमन, और 2 उसमें वुमन होनी चाहिए इनके अलावा, इफ़ इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द इलेक्टेड असेंबली, अगर इलेक्टेड असेंबली में इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2 वुमन भी वहाँ पर और होनी चाहिए। दिस इफेक्टिवली क्रिएट्स 5 नॉमिनेटेड सीट्स, और इससे क्या बन जाता है, 5 नॉमिनेटेड सीट बन जाती है। तो 5 कौन कौन सी हो गई, 2 तो कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गए, उसमें से एक वुमन रहेगी, एक हो गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो जम्मू एंड कश्मीर का रहेगा, और इसके अलावा 2 जो हैं वुमेन को वो कर सकते हैं जो कश्मीर से ही रहेंगी। तो ये 5 हो गए कुल मिलाकर। द हाई कोर्ट्स फ्रेमिंग ऑफ दिस इशू एक्नोलॉजेस द स्टेक्स इन्वॉल्व। हाई कोर्ट ने ये इश्यू को फ्रेम किया, इश्यू यानी कि इस मुद्दे को फ्रेम किया ये केस में। उसमें क्या है, कुछ स्टेक्स यानी कि कुछ चीज़ें दांव पर लगी हुई हैं, कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, जैसे कि स्टेक का मतलब होता है रिस्क, कुछ इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, जैसे कि दिस कुड कन्वर्ट माइनॉरिटी गवर्नमेंट इनटू मेजॉरिटी गवर्नमेंट एंड वाइस वर्सा। ये चीज़ माइनॉरिटी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी बना सकती है और मेजॉरिटी को बना सकती है माइनॉरिटी, वाइस वर्सा। पोटेंशियली सबवर्टिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस, और वो क्या कर देगी, पोटेंशियली क्या कर देगी, सबवर्ट कर देगी, सबवर्ट कर देगी। सबवर्ट का क्या मतलब होता है बताओ भाई, सबवर्ट का मतलब बताओ।
तो क्या कर देगी, ये सबवर्ट कर देगी। सबवर्ट का मतलब होता है भाई किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को कमज़ोर करना, ठीक है, गिराना। सरकार गिर जाएगी ना, सबवर्ट हो जाएगी। तो इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ना उसको कमज़ोर करेगी ये वाली चीज़। भाई माइनॉरिटी अगर मेजोरिटी बन जा रही है और मेजोरिटी माइनॉरिटी बन जा रही है तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये कहीं ना कहीं इलेक्टोरल प्रोसेस को सबवर्ट कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। दिस कंसर्न इज़ नॉट अनसब्सटेंशिएटेड। ये जो कंसर्न है, ये जो चिंता है, अनसब्सटेंशिएटेड नहीं है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही लॉजिकल बात है। 2021 में 3 years आफ्टर लक्ष्मी नारायण पुदुचेरी सो नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड डिफेक्टिंग इलेक्टेड MLAs contributing to the collapse of the Congress led government। और ये खाली अनसब्सटेंशिएटेड नहीं है, इसके प्रूफ हैं। 2021 में 3 साल के बाद लक्ष्मी नारायण पुदुचेरी में क्या हुआ था, एक नॉमिनेटेड मेंबर वहाँ पर करे गए। पुदुचेरी में मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया जिससे कि डिफेक्ट करा गया इलेक्टेड मेंबर्स को एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द कोलैप्स ऑफ कांग्रेस लेड गवर्नमेंट। और कांग्रेस की वहाँ पर सरकार थी, वो कोलैप्स कर गई, वो गिर गई। मेजोरिटी गवर्नमेंट वहाँ पर माइनॉरिटी बन गई। ऑल्सो जम्मू एंड कश्मीर ट्रेजेक्टरी टू यूनियन टेरिटरी विदाउट कंसल्टेशन विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मेक्स डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी इवन मोर क्रूशियल। और साथ में क्या है, जम्मू कश्मीर की जो ट्रेजेक्टरी है, जो पाथ है, जो रूट चल रहा है टू यूनियन टेरिटरी की, भाई वो यूनियन टेरिटरी की तरफ है। विदाउट कंसल्टेशन विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, बिना किसी सलाह मशवरे के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के, ये करता है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को इवन मोर क्रूशियल और ज़्यादा जटिल बना देता है। द अनफुलफिल्ड प्रॉमिस ऑफ स्टेटहुड रिस्टोरेशन एक्नॉलेज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड डिस्पाइट ओवरवेलमिंग सपोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर reinforces that current arrangements should strengthen democratic governance। कह रहा है कि जो अनफुलफिल्ड प्रोमिस है स्टेटहुड रजिस्ट्रेशन का, कहा गया है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को फिर से स्टेट बनाया जाएगा, तो वो जो एक इसका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोमिस है वो अभी भी अनफुलफिल्ड है। एक्नॉलेज करा है उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एंड डिस्पाइट ओवरवेलमिंग सपोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी बड़े लेवल पर इस चीज़ के लिए सपोर्ट है। रीइंफोर्स करता है कि भाई ये जो करंट अरेंजमेंट्स है ना, अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से अरेंजमेंट्स चल रहे हैं, जैसी व्यवस्था अभी चल रही है, शुड स्ट्रेंथन, इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को। जो भी लोकतांत्रिक तरीके से गवर्नेंस हो रही है उसको मजबूत करना चाहिए, ना कि कमज़ोर। लेकिन ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं ये कहीं ना कहीं उसको कमज़ोर कर दे रहे हैं। द मिनिस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट दैट नॉमिनेशंस एग्जिस्ट आउटसाइड द रियल्म ऑफ द बिजनेस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स इवॉल्विंग सुप्रीम कोर्ट जूरिस्प्रूडेंस। कह रहे कि जो मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय, उसका जो आर्ग्यूमेंट है कि जो नॉमिनेशंस हैं, जो नामांकन हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं आउटसाइड द रियल्म ऑफ द बिजनेस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके जो कार्य क्षेत्र है ना, उसके बाहर चीज़ें हैं। ये बात कॉन्ट्राडिक्ट करती है, विरोधाभास में है इवॉल्विंग सुप्रीम कोर्ट के जूरिस्प्रूडेंस को भी ये चीज़ कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही है। इन द दिल्ली सर्विसेज केसेस ऑफ 2018 एंड 2023, दिल्ली केसेस में 2018 और 2023 के दिल्ली केसेस में, दिल्ली सर्विसेज केसेस में, इट रूल्ड दैट, इट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा था, यानी कि डिसीजन दिया था कि भाई LG शुड एक्ट ऑन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एड एंड एडवाइस। कि भाई जो LG साहब है ना, ये इनको एक्ट करना चाहिए इलेक्टेड गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस, उसके सलाह मशवरे के लिए काम करना चाहिए, विद डिस्क्रिशनरी पावर्स ट्रीटेड एट एक्सेप्शंस। कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो उन्हें छोड़कर जो LG को एक्ट करना चाहिए, जो काम करना चाहिए, वो सरकार को सलाह मशवरा देने के लिए काम करना चाहिए। उसके पास इस टाइप की स्पेशल पावर्स नहीं होनी चाहिए। सीन इन दिस लाइट द मिनिस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट डू नॉट होल्ड वाटर। कह रहा है कि अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो मिनिस्ट्री, जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रही है नॉमिनेशन को, डू नॉट होल्ड वाटर, इसमें कोई भार नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न इसमें नहीं है। तो ये आज का एडिटोरियल कंप्लीट हुआ। अच्छा एडिटोरियल था, बढ़िया लगा पढ़ के भाई, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एडिटोरियल का यही मज़ा है भाई, आपको सब कुछ पता चलता है दुनिया में, देश में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो वो सब कुछ आप इस एक एडिटोरियल से जान सकते हो। कॉम्प्रहेंशन MCQs, पूरे माइंडसेट चेंज हो जाता है बेटा। अगर आप डेली बेसिस पर एडिटोरियल को पढ़ने की अगर आपके अंदर आदत पड़ गई तो फिर आपका माइंडसेट को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। कॉम्प्रहेंशन MCQs कर लेते हैं आगे। व्हाट इज द हाई कोर्ट्स प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न रिगार्डिंग द 2023 अमेंडमेंट्स टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कह रहे कि हाई कोर्ट का प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न क्या है, हाई कोर्ट का असली चिंता क्या है रिगार्डिंग द 2023 अमेंडमेंट्स टू द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट।
वेदर द नॉमिनेशंस, क्या नॉमिनेशंस फॉल अंडर द यूनियन गवर्नमेंट्स प्रेरोगेटिव, whether they violate the constitution's basic structure by enabling change in government majority, whether the LG can nominate women representatives from underrepresented groups, whether the act aligns with the Union Territories Act 1963। तो क्या ये जो नॉमिनेशन है ये यूनियन गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव, नहीं उसके अंदर तो नहीं आते। वेदर ये वाले मतलब आते हो, ये प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न पूछ रहा है, मुख्य चिंता क्या है एडिटोरियल की, हाई कोर्ट की, इस अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल, कि ये जो नॉमिनेशन है ये अंडर आते हैं यूनियन गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव में। वेदर दे वॉयलेट कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहे हैं बाय एनेबलिंग चेंज इन गवर्नमेंट में, हाँ ये वाली बात आई थी। देखो असली चिंता ये है कि मेजोरिटी को कहीं ना कहीं एनेबल कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को डिफेक्ट करेंगे। मेजोरिटी माइनॉरिटी बन सकती है और माइनॉरिटी मेजोरिटी बन सकती है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। असली चिंता यही है ना कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी का खेल गड़बड़ा जाएगा, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच प्रेसिडेंट डिड द मिनिस्ट्री सीम टू रिलाई ऑन जस्टिफाई द एलजीज पावर टू नॉमिनेट, कौन सा प्रेसिडेंट यानी कि कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा ऐसा पहले पास्ट में कौन सा ऐसा जजमेंट हुआ जो मिनिस्ट्री ने बताया कि भाई हम रिलाई ऑन करते हैं, मिनिस्ट्री ने बताया कि भाई इस जजमेंट के बारे में मेंशन किया। केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसका जिक्र एडिटोरियल में नहीं आया। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका जिक्र नहीं आया। के लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका जिक्र आया था लक्ष्मी नारायण वाले का, पुडुचेरी में बताया था इसको, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है द व्हाट रियल वर्ल्ड एग्जांपल डज द एडिटोरियल साइट टू शो द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स का कौन सा इन्होंने बताया है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। 2018 का दिल्ली सर्विस जजमेंट, 2021 का फॉल ऑफ पुडुचेरी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, हाँ यही तो बताया था 2021 में पुडुचेरी में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई थी, तो उसका कोलैप्स हुआ था, तो यही तो असली एग्जाम्पल सामने आया एडिटोरियल के अंदर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट ग्रामर के एमसीक्यूज करिएगा, आइडेंटिफाई करना है आपको ग्रामेटिकल इंप्रूवमेंट, चलिए भाई करिएगा। दिस कंसर्न इज नॉट अनसब्सटेंशिएटेड, ये जो कंसर्न है ये इलॉजिकल नहीं है और इसमें सपोर्ट करता है इसको एविडेंस। इन 2021 में ये एविडेंस है, 2021 में 3 years आफ्टर लक्ष्मी नारायण, ये जो जजमेंट आया उसके 3 साल के बाद पुडुचेरी ने देखा सी नॉमिनेटेड मेंबर्स आए वहाँ पर, नॉमिनेट किए गए मेंबर्स एंड डिफेक्टिंग इलेक्टेड मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग, और फिर डिफेक्ट हुआ कहाँ पर, एमएलए जो इलेक्टेड थे, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कोलैप्स हो गया किस चीज़ का, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट का। बताओ भाई कहाँ पर गड़बड़ है, जल्दी से बताइए। दिस कंसर्न इज नॉट, यार है कहाँ पर इसमें गड़बड़, दिस कंसर्न इज नॉट अनसब्सटेंटेड इन 2021 3 years आफ्टर लक्ष्मी नारायण पुडुचेरी सी नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड डिफेक्टिंग इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टेड एमएलएज कंट्रीब्यूटिंग टू द कोलैप्स ऑफ द कांग्रेस लेड गवर्नमेंट। एरर कहाँ है देखो, इन 2021 आया, जहाँ पर भी आपको ईयर मिल जाए देखने के लिए, पास्ट का कोई ईयर मिल जाए देखने के लिए, आंख बंद करके सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है, फिर आंख बंद करके सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है, ठीक है जी। तो 2021 जो है यहाँ पर जो ये फिर सी दिया है ना वर्ब सी, तो सी की जगह पर सेकंड फॉर्म सो लगाएंगे, कहाँ पर है, पहले ही ऑप्शन में है, रिप्लेस करना है सी को सो से, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चूज करना है आपको करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक को फिल करना है। When 5 nominated members could determine government's stability in a 119 member assembly, the issue dash statutory definitions of sanctioned strength। 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स को डिटरमाइन करेंगे गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी 119 मेंबर की असेंबली में, तो ये जो इशू है ये क्या करता है, इसको प्रेजेंट में बनाएंगे, और इशू क्या है सिंगुलर, तो यहाँ पर फिर सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ट्रांसेंडेड तो प्लूरल में है, सॉरी पास्ट में है, बनाना है हमको प्रेजेंट में, ट्रांसेंडिंग आईएनजी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब, तो वो भी कट गया, ट्रांसेंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर आएगा और एस लग जाएगा, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन कट जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। इशू ट्रांसेंड्स स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ। नेक्स्ट स्पोर्ट करेंगे आप, एरर द मिनिस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट, मिनिस्ट्री का आर्ग्यूमेंट दैट नॉमिनेशंस एग्जिस्ट outside the realm of business of the elected government
ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स इवॉल्विंग सुप्रीम कोर्ट्स जुरिस्प्रूडेंसेस। मिनिस्ट्री ऑफ का जो आर्ग्यूमेंट है कि भाई नॉमिनेशन एग्जिस्ट करते हैं आउटसाइड द रियल्म ऑफ बिजनेस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये कॉन्ट्राडिक्ट्स करता है इवॉल्विंग सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्प्रूडेंस को। कहीं पर गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही अभी तक, सारा का सारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है। एक गड़बड़ सबसे आखिरी वर्ड जुरिस्प्रूडेंसिस जो करा है, तो जुरिस्प्रूडेंसिस नहीं, एस इसमें फालतू का लगा दिया गया, इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्प्रूडेंस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जुरिस्प्रूडेंसिस को जुरिस्प्रूडेंस करना है बस, और कुछ नहीं करना। ये फालतू का एस लगा दिया, इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। जुरिस्प्रूडेंस होती है न्याय करने की जो एबिलिटी होती है, उसकी जो एक फिलोसॉफी होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सारे वर्ड्स करा रखे हैं यार आपको, कल परसों में तो पढ़ाया इसको, 3 दिन पहले शायद आया था, तब हमने इसको कराया था जुरिस्प्रूडेंस को, या फिर कल कराया था, ध्यान नहीं आ रहा यार पूरा। चलो कोई नहीं भाई, क्लोज टेस्ट करते हैं अब। द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट इज कंसिडरिंग वेदर रिसेंट अमेंडमेंट्स अलाउइंग द एलजी टू नॉमिनेट 5 मेंबर्स टू द असेंबली डैश द कॉन्स्टिट्यूशंस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट कंसिडर कर रहा है कि भाई ये जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, अलाउ कर रहे हैं कि इसको एलजी को नॉमिनेट करने के लिए 5 मेंबर्स को असेंबली के अंदर, वो क्या करते हैं, अपहोल्ड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को, अंडरमाइन कमज़ोर करते हैं, रिसेंबल करते हैं, या फिर इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट हुए हैं ये तो अंडरमाइन कर रहे हैं, तो कमज़ोर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को। तो 7th का यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय डिफेंड कर रहा है इस पावर को, साइटिंग द लक्ष्मी नारायण केस फ्रॉम पुदुचेरी, पुदुचेरी से लक्ष्मी नारायण के एक जजमेंट को वो साइट कर रहा है, बता रहा है, और आर्ग्यू कर रहा है, मतलब हमारा जो मंत्रालय है वो आर्ग्यू कर रहा है कि भाई नॉमिनेशंस जो हैं लाई आउटसाइड द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट जो वहाँ पर चुनी हुई सरकार है उसके किस चीज़ से बाहर आते हैं, उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर आते हैं, उसके मैंडेट से बाहर आते हैं, उसकी डिस्क्रिशन से बाहर आते हैं, या फिर उसकी टेरिटरी। देखो यहाँ पर कोई क्षेत्र, यहाँ पर कोई उस तरीके के क्षेत्र की बात नहीं हो रही जो ज्योग्राफिकल है, तो टेरिटरी तो ज्योग्राफिकल क्षेत्र की बात करेंगे। डिस्क्रिशन ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पर कुछ उसके फैसले वगैरह की बात तो नहीं हो रही है। मैंडेट यानी कि कोई ऑर्डर होता है तो वो भी नहीं है, वो आती है उसके जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन क्या होता है, कार्य क्षेत्र। तो किसी चीज़ का भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट के कार्य क्षेत्र से ही तो बाहर आते हैं ये नॉमिनेशन, ये इसकी सवाल ही नहीं है। ये तो भाई यूनियन, ये जो मिनिस्ट्री कह रही है कि ये तो एलजी के पावर में आते हैं, तो यूनियन, ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर आते हैं, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्रिटिक्स वॉर्न, क्रिटिक्स कौन होते हैं, आलोचक। आलोचक ये वार्निंग देते हैं, ये चेतावनी देते हैं कि ये जो पावर्स है ना कि भाई एलजी नॉमिनेट कर सकता है, कुड टिल्ट द बैलेंस ऑफ पावर इन अ क्लोजली डिवाइडेड असेंबली। एक क्लोजली डिवाइडेड असेंबली में ये चीज़ों को टिल्ट कर सकता है, पावर में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता है। पोटेंशियली ओवरटर्निंग द पीपल्स, क्या लोगों के किस चीज़ को बदल सकता है, ये उनके वर्डिक्ट को, उनके ओपिनियन को, उनके इंटरेस्ट को, उनके रिप्रेजेंटेशन को। लोगों के इंटरेस्ट को नॉमिनेशन कैसे बदल देगा, तो इंटरेस्ट तो यहाँ पर फालतू का ऑप्शन हो गया। उनके ओपिनियन को, अच्छा एक एलजी ने 5 मेंबर को नॉमिनेट कर दिया, तो इससे लोगों का ओपिनियन कैसे बदल गया, लोगों की सोच थोड़ी ना बदल जाएगी, तो बी ऑप्शन भी फालतू का है। उनका रिप्रेजेंटेशन बदलेगा, नहीं, रिप्रेजेंटेशन इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन तो उनका वोटिंग में हो रहा है, उनका वोटिंग में रिप्रेजेंटेशन तो हो रहा है, वोट तो वो डाल रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया है ना, लोगों ने जो वर्डिक्ट, जो जनादेश आया, जो फैसला है लोगों का कि भाई हम इस सरकार को अपने राज्य में चलाना चाहते हैं, उस वर्डिक्ट को कहीं ना कहीं ओवरटर्न करेगा, खराब करेगा। तो ये इसका 9th का ए ऑप्शन करेक्ट है, लोगों का वर्डिक्ट, उनका जो फैसला है, ए ऑप्शन करेक्ट है। PQRS करिएगा भाई, PQRS पढ़िएगा इसको, और एक कोहेरेंट सेंटेंस बनाना है। कोहेरेंट का मतलब होता है मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, PQRS से पढ़िएगा। दिस प्रेसिडेंट वॉज सीन इन पुडुचेरी वेयर नॉमिनेटेड मेंबर्स प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन ऑल्टरिंग द असेंबलीज कंपोजिशन, allowing appointment officials to shift assembly majorities raises concerns about subverting democratic outcomes. Such powers have the potential to convert a minority government into a majority one and vice versa. The High Court is examining whether the LG's nomination powers violate the Constitution's basic structure. ये जो प्रेसिडेंट आया, बात चल रही है दिस प्रेसिडेंट, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ पहले बात कह दी गई, किसी एक जजमेंट के बारे में, किसी एक प्रेसिडेंट के बारे में पहले जिक्र हो गया, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पर
शुरुआत हमको नहीं लग रहा कि पी से होगी। ऑप्शन तो नहीं दिया, नहीं दिया, ये भी अच्छी बात है। अलाउइंग अपॉइंटेड ऑफिशियल्स टू शिफ्ट, अलाउ कर रहा है अपॉइंटेड ऑफिशियल्स को शिफ्ट करने के लिए असेंबली की मेजोरिटी को। ये चिंता बढ़ाता है, कोई तो बात करी गई होगी, उसी वो चीज़ अलाउ कर रही है अपॉइंट, तो क्या चीज़ कर रही है? तो क्यू ऑप्शन तो कट गया, क्यू ऑप्शन तो कट जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट अगला देखिए, आगे कह रहा है, अच्छा ऑप्शन एस है और आर है, तो पहले आर को देख लेते हैं। सच पावर्स हैव द पोटेंशियल, सच पावर, कौन सी पावर, किन पावर के बारे में बात कर रहे हैं? कहने का मतलब यहाँ पर कोई पहले बात करी जा चुकी। सच पावर्स, ऐसी पावर्स, कैसी पावर्स हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं पैराग्राफ में पहले बात करी जा चुकी होगी, तभी कहा होगा कि सच पावर्स, ऐसी पावर्स के अंदर पोटेंशियल होता है कि वो कन्वर्ट कर देंगी माइनॉरिटी गवर्नमेंट को मेजोरिटी में। तो ये बात कहीं ना कहीं पावर का जिक्र हो चुका है, तो आर ऑप्शन भी यहाँ पर कट जाता है। दो ऑप्शन बचते हैं, एस आर क्यू पी और एस क्यू पी आर। तो इतना तो समझ में आ गया, शुरुआत होगी एस से। द हाई कोर्ट इज एग्जामिनिंग वेदर द एलजीज नॉमिनेशन पावर्स वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर। हाई कोर्ट एग्जामिन कर रहा है, जांच कर रहा है एलजी का, कि भाई एलजी की जो नॉमिनेशन पावर है, क्या ये सच में कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती हैं, उल्लंघन करती हैं उसका। एस के बाद अगर आप रखेंगे क्यू या फिर आर, ये देखिएगा, एस के बाद आप क्यू रखेंगे या फिर आर रखेंगे। अगर आप क्यू रखते हैं, अलाउइंग अपॉइंटेड ऑफिशियल्स टू शिफ्ट असेंबली रेजिस कंसर्न, तो अलाउइंग अपॉइंटमेंट, अब ये अचानक से एक बात कही कि हाई कोर्ट कर रहा है एग्जामिन कि एलजी की पावर जो है वो वायलेट करती हैं या नहीं, और फिर एकदम से कह दिया हमने अलाउइंग, तो ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं हो गया? अगर एस के बाद हम आर रखें कि जो नॉमिनेशन की पावर्स हैं, अब ये बात होगी पावर की, और पावर को फिर अगले ही ऑप्शन में आर में हमके बता दिया कि भाई ये जो पावर्स है ना, सच पावर्स हैव द पोटेंशियल, ये जो पावर्स हैं इनके अंदर पोटेंशियल होता है, तो एस के बाद आर ऑप्शन ज़्यादा सटीक है। तो ये जो पावर्स हैं इनके अंदर पोटेंशियल होता है कन्वर्ट करने का माइनॉरिटी गवर्नमेंट को मेजोरिटी में, आर हो गया। उसके बाद फिर क्यू आइए, अलाउइंग अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, और ये जो पावर्स हैं ये अलाउ कर रही हैं अपॉइंटेड ऑफिशियल्स को कि भाई वो शिफ्ट करें असेंबली की मेजोरिटी को। इससे चिंताएं बढ़ती हैं अबाउट सबवर्टिंग, कम करना डेमोक्रेटिक आउटकम को, ये बात हो गई। और लास्ट में फिर करेंगे दिस प्रेसिडेंट, ये जो एग्जाम्पल सेट है वो देखा गया पुडुचेरी में, यही चीज़ कि भाई ये जो मेजोरिटी से माइनॉरिटी बन गई पुडुचेरी में देखा गया, जहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स ने प्ले करा एक बहुत डिसाइसिव रोल, और असेंबली की जो कंपोजिशन थी वहाँ पर उसको चेंज किया, अल्टर किया, यानी कि चेंज किया, यानी कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार कोलैप्स कर गई थी, गिर गई थी। तो पी ऑप्शन सबसे लास्ट में ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। आज का डिफिकल्ट था थोड़ा सा, इसका सीक्वेंस समझना थोड़ा सा हार्ड था, बट कोई नहीं, अगर हम इस तरीके से ट्रिक लगाते हैं ना, चीज़ों को देखते हैं, एक एक वर्ड करके हम पढ़ लेंगे, फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा था इसका। आंसर्स सारे दिए गए हैं यहाँ पर 10 के 10 क्वेश्चन के पीडीएफ से मिल जाएंगे, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम करते हैं वोकैब प्रैक्टिस विद ट्रिकी एमसीक्यूज। जितना आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ा था इसको करेंगे, कोई भी बच्चा इसको छोड़कर नहीं जाएगा यहाँ से। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, अभी आपको जो वोकैब पढ़ी है वो याद हो जाएगी। चलिए अभी करते हैं। एक फर्म डिक्लेरेशन मेड कॉन्फिडेंटली ऑफन एक्सपेक्टिंग अदर्स टू एक्सेप्ट इट, एक फर्म डिक्लेरेशन है जो कि कॉन्फिडेंटली बनाई गई है, और ये करना कि भाई दूसरे जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो एज ट्रू कि भाई उसको सच मान लेंगे। हिपोथेसिस, एजर्शन, रूमर या फिर कॉन्जेक्चर, बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? एजर्शन, एजर्शन क्या होता है? एक दावा है, एक डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन को ही तो बोलते हैं एजर्शन, तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए था, डिक्लेरेशन यानी कि एजर्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। जब एक हायर अथॉरिटी नलिफाई करती है यानी कि कैंसिल करती है इफेक्ट ऑफ लोअर डिसीजन को कैंसिल करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ओवर रूल, ओवरटर्न, ओवरराइट या फिर ओवर पावर, बताइए भाई। सेकंड का ऑप्शन ए करेक्ट है, ओवर रूल करना, किसी चीज को नलिफाई करना, कैंसिल करना, ये ऑप्शन करेक्ट। अ रिजल्ट दैट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम अ प्रायर एक्शन, प्रायर एक्शन, पिछले एक्शन से कोई रिजल्ट निकला है उसको क्या बोलते हैं? प्रीमाइस, कंसिक्वेंस, कंटिजेंसी या फिर अजम्पशन। भाई एक आपने कोई एक्शन लिया था और उसका कुछ रिजल्ट निकला, रिजल्ट यानी कि क्या? ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट यानी कि क्या? कंसिक्वेंस, तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एक्टिंग बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट इंस्टीड ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स डेमोन्स्ट्रेट्स, एक्ट करना अपने पर्सनल जजमेंट पर, और किस चीज़ की जगह पर? कि भाई स्ट्रिक्ट रूल्स की जगह पर आप अपना पर्सनल जजमेंट की तरीके से काम कर रहे हो, तो पर्सनल जजमेंट को क्या बोलते हैं? पर्सनल जजमेंट को बोलते हैं डिस्क्रिशन, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। टू सेंड मनी और ट्रांसफर रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू अनदर पार्टी मीन्स, पैसा भेजना या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दूसरी पार्टी को देना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेमिट करना, तो फिफ्थ का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन लिमिट्स और एक्सपीरियंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। नॉर्मल ह्यूमन लिमिट से को पार करना, एक्सपीरियंस को पार करना नॉर्मल को, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिट, ट्रांसेंड, ट्रांसफॉर्म या फिर ट्रांसलेट। तो सिक्स्थ का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसेंड का मतलब होता है कि किसी चीज़ की सीमा को पार करना, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच मीन्स रिवर्सिंग अ लीगल और पॉलिटिकल डिसीजन। किसी एक लीगल या पॉलिटिकल डिसीजन को रिवर्स कर देना, उसको क्या बोलते हैं? ओवरहोल, ओवरटर्न, ओवर रूल या फिर ओवर स्टेट। तो सेवंथ का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओवरटर्न। ओवरटर्न का मतलब होता है रिवर्स कर देना किसी एक लीगल डिसीजन को। नेक्स्ट, फंडामेंटल नेचर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की फंडामेंटल नेचर या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है? कोर, एजेंस, एलिमेंट या फिर बेस। फंडामेंटल नेचर है तो उसकी एजेंस है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। द सीक्रेटली, टू सीक्रेटली अंडरमाइन करना पावर और अथॉरिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। किसी एक पावर या अथॉरिटी की, इंस्टीट्यूशन की किसी एक पावर को, अथॉरिटी को कम करना, अंडरमाइन करना, उसको क्या बोलते हैं? सबवर्ट करना, सस्टेन करना, सबमिट करना या फिर सपोर्ट करना, उसको बोलते हैं, कम करने को बोलते हैं क्या? नाइन्थ का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सबवर्ट करने का मतलब होता है कम करना, कमज़ोर करना, किसी चीज़ को गिराना। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अ क्लेम मेड विदाउट सपोर्टिंग एविडेंस। बिना किसी एविडेंस के कोई आपने क्लेम कर दिया, दावा कर दिया, उसको बोलते हैं अनसब्सटेंशिएटेड। सब्सटेंशिएट का मतलब होता है कि वही उसके कुछ एकदम पुख्ता सबूत है। अनसब्सटेंशिएटेड उसका उल्टा हो जाता है, तो यही इसमें पूछ रहे हैं आपसे। टेंथ का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कर्व्ड पाथ है प्रोग्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लान। ठीक है, एक पाथ है, एक रास्ता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। सिंपल। 11 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक किंगडम, फील्ड या फिर एरिया, इन्फ्लुएंस कैन बी। एक किंगडम, फील्ड या एरिया, फील्ड किसको बोलते हैं? डोमेन को, रियल्म को, सेक्टर को या फिर टेरिटरी को? बताइए भाई, किसको बोलते हैं? रियल्म को बोलते हैं। रियल्म का मतलब होता है कोई एक किंगडम, फील्ड या फिर एरिया, उसका क्षेत्र। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर इफ समथिंग हैपन्स फॉर नो लॉजिकल रीजन, बिना किसी लॉजिकल रीजन से अगर कोई काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है? डिज़ाइन से हो रहा है, विदाउट राइम और रीजन, बाय द बुक या फिर अबव द बोर्ड। बाय द बुक का मतलब होता है कि संविधान के हिसाब से हो रहा है, अबव बोर्ड यानी कि ऑनेस्ट। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। वो काम कैसे हो रहा है? विदाउट एनी राइम और रीज़न। तो विदाउट राइम एंड रीज़न का मतलब होता है बिना किसी रीज़न के, बिना किसी लॉजिक के। बी ऑप्शन करेक्ट। एक आर्ग्यूमेंट है कि भाई साउंड, दैट इज साउंड एंड कैन बी डिफेंडेड। कोई एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो बहुत ही मजबूत है और उसको डिफेंड किया जा सकता है, तो वो आर्ग्यूमेंट कैसा है? उसके अंदर होल्ड वाटर, दैट होल्ड वाटर। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि वो वैलिड है। ए ऑप्शन करेक्ट है। एक सिचुएशन है, एक बार स्टार्ट हुई, विल लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। पेंडोरा बॉक्स, कैन ऑफ वॉम्स, गार्जियन नोट या फिर हॉर्नेट्स नेस्ट। बताइए भाई, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 15 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैन ऑफ वॉम्स, वॉम्स यानी कि कीड़ों की पूरी एक कैन है भरी हुई, तो वो क्या, अगर एक बार स्टार्ट हो जाएगी वो, तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। जस्ट वन पर्सन इमिटेट्स अनदर सक्सेसफुल मूव। एक पर्सन इमिटेट करेगा अनदर का सक्सेसफुल मूव, तो वो क्या करेंगे? जंप, शिप, फॉलो सूट, ब्रेक रैंक, चेंज टैक। एक पर्सन इमिटेट करता है दूसरे के सक्सेसफुल मूव को, एक ने कोई काम किया वैसा ही कॉपी करेगा दूसरा, तो क्या करेगा? फॉलो सूट। बी ऑप्शन करेक्ट है। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू इट्स एजेंशियल पॉइंट। सिंप्लीफाई करना कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को उसके एजेंशियल पॉइंट में, उसको क्या बोलते हैं? बॉइल डाउन टू, ब्रेक डाउन, कट शॉर्ट या फिर ड्रॉ आउट। भाई सिंप्लीफाई करना है, किसी एक कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन थी उसके एसेंशियल पॉइंट पर आकर टिक जाना है, एक मेन जगह पर आकर रुक जाना है, तो बॉइल डाउन टू यानी कि किसी एक मेन चीज़ पर आकर रुक जाना। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने को तो बोलते हैं बूटअप करना। ठीक है, बूटअप कर रहे हैं यानी कि किसी एक कंप्यूटर को, लैपटॉप को स्टार्ट कर रहे हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है। टू डिटैच वन सेल्फ फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एस्केप कंट्रोल इज, किसी एक ग्रुप से अपने आप को अलग कर लेना, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक अवे, ब्रेक आउट, ब्रेक इन या फिर ब्रेक ऑफ। बताइए भाई कौन सा बोल देंगे? इसमें से आप एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ब्रेक अवे का मतलब होता है किसी एक ग्रुप से अपने आप को अलग करना, अलगाव करना, सेपरेट करना। ये ऑप्शन करेक्ट। वैन मशीनरी स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू डैमेज और एग्जॉशन, कोई मशीन है वो काम करना बंद कर दिया, या तो उसके अंदर कुछ डैमेज हो गया या फिर वो बहुत ज़्यादा उसको आपने यूज़ कर लिया, वो एग्जॉस्ट हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन, ब्रेक्स ओ, ब्रेक्स अप, ब्रेक्स आउट। बताइए भाई कौन सा बोलते हैं उसको? 20 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ब्रेक डाउन हो गया यानी कि किसी भी मशीन ने काम करना बंद कर दिया। ए ऑप्शन करेक्ट है। 21 एक स्पेशल डिप्लोमेटिक मैसेंजर है, वो क्या है?
किसी एक खास मिशन पर किसी को भेजा गया है, डिप्लोमेटिक स्पेशल मैसेंजर है, खास मिशन पर है, उसको क्या बोलते हैं? एम्बेसडर, एमिजरी, एनवॉय या फिर कंसुल। खास मिशन पर अगर कोई गया है उसको बोलते हैं एमिजरी, एमिजरी, ठीक है। एमिजरी खास मिशन पर जाता है, स्पेशल होता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बाकी तो सारे ही ये वही हैं। एम्बेसडर भी दूत होता है, एनवॉय भी या फिर कंसुल भी, लेकिन जो एमिजरी है वो एक बहुत स्पेशल डिप्लोमेटिक मैसेंजर होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन और कमेमोरेशन इज, भाई एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, फूलों की माला है, उसी को क्या बोलते हैं? गार्लैंड, रेथ, बोकेट या फिर चैपलेट। कमेमोरेशन पर जा रही है ये, इसको आप किसी समाधि वगैरह पर रखते हैं, रेथ होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। फॉर्मल फॉरगिवनेस फॉर रॉन्ग डूइंग ऑफन इन अ रिलीजियस कंटेक्स्ट, रिलीजियस कंटेक्स्ट में फॉरगिवनेस को क्या बोलते हैं? एमनेस्टी, पार्डन या फिर क्लेमेंसी या फिर एब्सोल्यूशन। रिलीजियस कंटेक्स्ट में पूछ रहा है तो मतलब अब सॉल्यूशन हो चुका है, अब सारे के सारे पाप धुल चुके हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, एब्सोल्यूशन, पाप की शुद्धिकरण, पाप धुल जाना। एक पर्सन है जो चैलेंज करता है, डिस्ट्रॉय करता है सारे जितने भी एस्टेब्लिश, जितने भी पुराने विचार चल रहे हैं, पुराने जितने भी कल्चरली जो भी चीज़ें चल रही हैं, है ना, जो भी आस्था वास्था चल रही है, सबको करेगा ये डिस्ट्रॉय, चैलेंज करेगा। उसको क्या बोलते हैं? स्केप्टिक, आइकोनोक्लास्ट, हेरेटिक या फिर डिसेंटर। स्केप्टिक, आइकोनोक्लास्ट, हेरेटिक, अरे ये तो सारे एक जैसे वर्ड रख दिए आज इसमें यार, ये तो नहीं, आप छोड़िएगा इसको। आइकोनोक्लास्ट वैसे बोलते हैं, बाकी सारों का सेम मीनिंग है, सारे सिनोनिम ही हैं। ओके, चलिए भाई, नीचे आपको मिल जाएगी आज की आंसर की। 10 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में और आज थे 24 क्वेश्चंस। तो 10 में से अगर आपने 7+ ठीक कर दिए और 24 में से अगर आप, आज तो मॉडरेट थे, अगर आपने 24 में से 19 कर दिए ठीक, तो 34 में से अगर आपके 19 और 7 कितना होता है? 26। 34 में से अगर आपके 26 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 26+, तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। आप कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ऑलराइट बेटा, चलिए आप तैयारी अपनी जारी रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।